नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज का हमारा विषय है बेटों वाली विधवा। बेटों वाली विधवा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानियों में से एक कहानी है। एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर एक माँ अपनी संतान द्वारा, अपने जाई गई संतानों द्वारा अत्याचारों का सामना करती है। अर्थात जहाँ उसके पति की मृत्यु के बाद बेटों के द्वारा किए गए अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, और जहाँ प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों में हो रहे लालच को दर्शाया गया है कि मतलब रिश्तों में केवल अब लालच इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि जीवन में किसी और चीज़ को, किसी को भी कुछ भी महत्व नहीं दिया जा रहा हैगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस कहानी को। तो हमारी इस कहानी में पंडित अयोध्यानाथ जी की मृत्यु हो चुकी है। तो उनकी पत्नी फूलमती जो विधवा हो चुकी हैं, और उनके 5 बच्चे हैं, जिनके अंदर 3 बच्चे उनके विवाहित हैं और 2 बच्चे उनके अविवाहित हैं। तो विवाहित 3 पुत्र हैं उनके, कांतानाथ, दीनानाथ, उमानाथ। ये 3 बेटे उनके विवाहित हैं और उनकी 3 बहुएं हैं, और उनका एक बेटा और एक बेटी अविवाहित है, जिसके अंदर उनकी बेटी का नाम है कुमुद और बेटे का नाम है सीतानाथ। तो पंडित अयोध्यानाथ जी की मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु के बाद के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं इस कहानी के अंदर। तो मृत्यु के बाद जो जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन पंडित अयोध्यानाथ जी की मृत्यु के पश्चात ही मतलब उनके बेटे और बहुओं ने उनकी पत्नी के साथ उनके व्यवहार में इतना ज़्यादा परिवर्तन आता है कि उनकी पत्नी ये दृश्य देख के, उनके व्यवहार को देख के स्तंभ हो चुकी होती हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि जहाँ मतलब जब मेरे पति थे तो मुझे हर बात में, हर चीज़ में मेरी सलाह लिया जाती थी, मेरा परामर्श लिया जाता था, मुझे हर बात में सबसे ऊपर रखा जाता था। पर आज मतलब जहाँ मेरे पति की मृत्यु हो गई है वहाँ मुझे कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। बेटा बहू अपने मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, उन्हें कोई लोक लज्जा का कोई लिहाज नहीं रहा है कि समाज ये क्या कहेगा, कि किस तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही पंडित अयोध्यानाथ जी की 13वीं का दिन आ जाता है। तो उस समय बेटे बहू ने अपनी मनमानी के अनुसार, जिस तरीके से उन्हें कार्य करना था, उन्होंने अपनी मन के अनुसार वो सारा कार्य वो समाप्त करते हैं। लेकिन जो लोग आए हुए होते हैं 13वीं के कार्यक्रम में, वो इस सब को देखते हैं और फूलमती जी से कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो। तो फूलमती जी उन सब लोगों की बातों को आगे ना बढ़ाते हुए उन सब की बातों को वहीं पे समाप्त कर देती है कि जो है ठीक है, बस ऐसे करके वो इन चीज़ों को समाप्त कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके परिवार की बदनामी, तो अन्यथा उनके परिवार के ऊपर कोई भी उंगली उठाए उनके पति की मृत्यु के बाद। तो ऐसी 13वीं का कार्य उनके घर में समाप्त हो चुका था पंडित अयोध्यानाथ जी का। उसके बाद फूलमती जी के जीवन में इतने ज़्यादा परिवर्तन आते हैं कि उनके नाम पे जितनी भी उनका जो घर है वो फूलमती जी के नाम पे होता है। तो बेटे और बहू उन पे अत्याचार वगैरह करते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सुनाते हैं। तो फूलमती जी का घर जो है वो अपने बेटे और बहुओं के नाम वो कर देती है। घर उनके नाम कर देती है, बाग बगीचे जो भी कुछ होते हैं उनके नाम, जो भी संपत्ति होती है वो अपने बेटे और बहुओं के नाम कर देती है। अर्थात उनके जो 3 विवाहित बेटे होते हैं, वो उनका जो एक अविवाहित बेटा है सिद्धानाथ, उसको भी अपने बातों में फंसा लेते हैं और उसको भी अपने पक्ष में कर लेते हैं। अन्यथा उनकी जो एक अविवाहित बहन कुमुद है, उनके पिताजी ने उसका कुमुद का जो विवाह था वो किसी लड़के से पक्का कर रखा था। तो वहाँ पे वो दहेज ना देने और दहेज बचाने के चक्कर में अपनी बहन कुमुद का विवाह एक ऐसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति से करवा देते हैं जिसके साथ जीवन निर्वाह करना कुमुद के लिए असंभव होता है। परंतु यहाँ पे जो हमारी फूलमती जी हैं वो कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि उनके बेटे उनकी कुछ भी नहीं सुन रहे थे। अन्यथा जो उनका एक अविवाहित बेटा सिद्धानाथ है, वो भी उनकी बातों को नहीं सुनता। वो भी पैसे और लालच के मुंह में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो भी अपनी माँ की बात कोई नहीं सुनता, ना उसको अपनी बहन दिखाई दे रही है, ना कुछ दिखाई दे रहा है कि इस घर में हो क्या रहा हैगा। तो ऐसे ही वो लोग दहेज बचाने के लिए कुमुद की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से करवा देते हैं कि हमें कुछ पैसे नहीं देने, हमें दहेज नहीं देना। चुपचाप वो कुछ लोगों की उपस्थिति के अंदर कुमुद की विवाह करवा देते हैं। फूलमती जी वहाँ पे भी कुछ नहीं कह पाती। उनको इस बात के लिए बड़ा, उनका दिल बहुत टूट जाता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई हैं, कि मतलब वो क्या कर सकती हैं कि जहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि। और यहाँ तक कि आप ये कह सकते हैं कि फूलमती जी का स्त्री धन होता है। स्त्री धन आप सबको पता है, विवाह के समय जो एक स्त्री को सोना दिया जाता है हमारे समाज में उसे स्त्री धन कहते हैं। तो वो जो स्त्री धन होता है वो भी फूलमती जी के बेटे बहू उनसे छीन लेते हैं। उनके पास अब कुछ भी नहीं होता कि वो कैसे करें, अपने जीवन को कैसे निर्वाह करें। वो केवल अब जी रही होती हैं, बस
अपनी ज़िंदगी को जीना है उन्होंने, बस जैसे तैसे करके जितने क्षण उनके जीवन में लिखे हैं वो उसको बस चुपचाप जी रही होती हैं, क्योंकि उनको अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। उनको पता है कि उनके बेटे बहू उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे, उनका कहना ना कहना सब एक नाम मात्र हो चुका हैगा। घर में उनकी स्थिति एक नौकरानी की भांति है, कि मतलब जहाँ वो इस घर की रानी थी, उन्होंने अपने इस घर को अपने हाथों से सजाया संवारा, अपने बेटों का विवाह किया, बहुओं को बेटी बना के लेके आए इस घर के अंदर। आज उन्हीं बहुओं ने और उसी बेटों ने उनकी स्थिति एक नौकरानी की जैसे कर दी है, कि वो इस घर की एक नौकरानी रह गई हैं। वो केवल एक छोटे से कमरे में सिमट के रह चुकी हैं। सुबह उठती हैं, घर के सारे काम करती हैं, जैसे एक नौकर करता है वो सारे घर के काम करती हैं। उसके बाद वापस अपनी उसी कमरे में चली जाती हैं, अपने जीवन को ऐसे ही वो व्यतीत कर रही हैं। ऐसे ही एक दिन उन्हें बहुत तेज ज्वर हो रहा होता है, मतलब उनका शरीर समर्थ नहीं कर रहा होता, उनकी हालत ठीक नहीं होती, परंतु फिर भी उनको घर के काम करने हैं, क्योंकि उनके बेटे बहू उनको की कोई परवाह ही नहीं है, वो उनका ध्यान नहीं रखते बिल्कुल भी। तो वो उठती हैं, अपना घड़ा लेती हैं, पानी भरने के लिए गंगा नदी के पास चली जाती हैं, परंतु नदी में भी उफान तेज होता है और उनकी भी, फूलमती जी की भी तबीयत ठीक नहीं होती। तो वो पानी भरने के लिए गंगा नदी के पास जाती हैं और पानी भरते भरते उनका पैर स्लिप हो जाता है, जिस कारण वो पानी में गिर के डूब के उनकी मृत्यु हो जाती है। परंतु इस बात से भी उनके बेटे बहुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो केवल उनके घर में एक नौकर थी, कोई सदस्य का रूप नहीं थी उनके लिए, क्योंकि उनके बेटे और बहुओं के मन में इतना ज़्यादा लालच भर चुका था, मतलब बाग बगीचे घर मिलने के बाद, कि उन्होंने इंसानों को इंसान समझना ही ख़त्म कर दिया था। वो अपनी माँ को कुछ नहीं समझ रहे थे, उनको समाज वगैरह किसी का कोई लिहाज नहीं रहा था। तो हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से रिश्तों में उत्पन्न हुए लालच को इतने अच्छे तरीके से दर्शाया है कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है कि मतलब कि जो माता पिता होते हैं वो अपनी संतानों को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने लिए कुछ कर पाएँ। परंतु जहाँ संतानों को अपने माता पिता के लिए कुछ करने का समय आता है, वहाँ वो इस तरीके से उनका तिरस्कार करते हैं। लालच इतना ज़्यादा उनके मन में आ चुका होता है कि चलो अब ये मर चुके हैं, अब ये सब कुछ हमारा है, परंतु वो बिल्कुल ये चीज़ नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब अपने लालच में इतना ज़्यादा अंधे हो चुके होते हैं, बेटे बहुओं के बहकावे में इतने आ चुके होते हैं कि वो अपनी माँ को समझ भी नहीं पाते कि इस माँ ने हमें पैदा किया है, इस माँ ने हमें जीवन दिया है, इस माँ की वजह से ही आज हम जीवित हैं। परंतु बिल्कुल भी वो इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं करते, अपनी माँ को केवल इतनी यातनाएं देते हैं कि अंत में उनको मृत्यु पाना ज़्यादा आसान लगता है, उनकी माँ मृत्यु पा के ज़्यादा सुखी पाती है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। बाय।